शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ा, कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। अजीत बोले भावुक ना हो साहब, फैसला वापस नहीं लेंगे। कर्नाटक में मोदी राहुल की रैली, पीएम बोले पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने की बात कह रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम, दिल्ली शराब नीति केस की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खुलासा, सुबह संजय सिंह का नाम आया। यूपी निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। पहले चरण में 37 जिलों में होगा मतदान। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट जुलाई तक हो जाएगा तैयार, रनवे 90% और टर्मिनल 75% पूरा। दीपोत्सव से पहले उड़ान भर सकेगी फ्लाइट। कोरोना के एक्टिव केस लगातार 9वें दिन घटे, 24 घंटे में 3,325 नए केस आए सामने, 17 मौतें। 28 दिन बाद डेली केस 4,000 से कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ा है। शरद पवार के इस्तीफे पर अजीत पवार का बयान सामने आया। एनसीपी नेताओं से बोले अजीत पवार, शरद पवार के मार्गदर्शन में ही काम होगा, एनसीपी अध्यक्ष पद पर चुनाव होगा। पवार साहब चाहते हैं कि नई पीढ़ी इसका नेतृत्व करे। तो शरद पवार के इस्तीफे पर अजीत पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ना मजबूरी माना जाए या राजनीति माना जाए, ये भी अहम सवाल, या इसे रणनीति माना जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये फैसला पवार ने ये घोषणा ऐसे वक्त में की है जब भतीजे अजीत पवार की बगावत को लेकर कई अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि शरद पवार के सक्रिय राजनीति से पीछे हटने से महाराष्ट्र की राजनीति एक नई करवट ले सकती है। लेकिन इस फैसले पर जो बयान निकलकर सामने आया है कि अब नई पीढ़ी इसका नेतृत्व करेगी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश वर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो ये जो फैसला निकलकर सामने आया है बड़े ही नाजुक समय में निकलकर सामने आया है, तो राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो शरद पवार है वो एनसीपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जैसे ही ये बयान दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसको लेकर एक मैं कहूँ उनके कार्यकर्ताओं में तो एक भूचाल सा आ गया है। कार्यकर्ता रो रहे हैं। कई मंत्रियों की बात करें जो जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात अगर शरद पवार की करें तो उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है और वो चाहते हैं युवा पीढ़ी आगे आए, और वो अब एक तरीके से कहा जाए तो वो रिटायरमेंट की वजह से, या ये कहीं रिटायरमेंट ले रहे हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं और एक संस्था बनाकर वो सेवा के रूप में आगे अग्रसर रहेंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, राजनीति से संन्यास ये वजह निकलकर तो सामने आ रही है, लेकिन कयास कई लगाए जा रहे हैं कि ये इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति हो सकती है। नेतृत्व, जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई कि अब आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, इसका नेतृत्व करेगी, तो राजनीति में जाहिर सी बात है एक बदलाव देखने को मिलेगा। और ये बदलाव कैसा होगा?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो शरद पवार है वो काफी समय से महाराष्ट्र में मैं बात करूं तो एनसीपी का दबदबा है, और एनसीपी एक अच्छी पार्टी के रूप में उभरती हुई महाराष्ट्र में है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शरद पवार काफी समय से बीमार भी चल रहे हैं, और वो बार बार इस चीज के अंदेशा वो पहले भी दे चुके थे कि वो अपने पद को जरूर छोड़ेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि अभी तक मैं बात करूं कि कोई युवा चेहरा का नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस्तीफा का नाम सामने आने से जरूर पूरे कार्यकर्ता में और पार्टी में एक निराशा की एक झलक रही है, और लोग उनके कार्यकर्ता काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, उधर अजीत पवार के भी अगर बगावत की बात की जाए तो बगावत को लेकर भी अटकलों का बाजार तेज होता नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, बात करें अजीत पवार की तो जो अटकलें हैं वो बिल्कुल उनकी जो है बात करें कि वो नाराज चल रहे हैं, या ये कहें कि वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर या किसी की नाराजगी में आके ये कदम उठाया गया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैमरे के सामने शरद पवार ने एक बयान खुलकर दे दिया है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है। क्या प्रवेश एक राजनीतिक वजह है मानी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बात की जाए तो एनसीपी का एक दबदबा रहा है, और अब ऐसे क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, उससे पहले विधानसभा चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है एक बदलाव, वो भी इस तरीके का फैसला ऐसे वक्त में। जी बिल्कुल, 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसकी तैयारियां लगभग सभी पार्टियां कर चुकी है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन जो शरद पवार है उनके ऊपर जो ये अटकलें लग रही है, वो काफी समय से बीमार चल रहे हैं, और वो खुद ही इस बात को कह चुके हैं। हो सकता है वो किसी के दबाव में हो, या हो सकता है ये हो, लेकिन जब आदमी खुद ही इस बात को बोल दे कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो आराम करना चाहते हैं और संगठन के बनाकर एक नया संगठन बनाकर पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, तो उसमें फिर कयास लगाने तो एक अपने आप में अटकलें होंगी। लेकिन राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है, कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शरद पवार के बयान से सिर्फ ये कयास के बाजार में अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है कि वो किसी के दबाव में है, या ये कहें किसी के कहने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनका खुद का डिसीजन है, उन्होंने खुद इस पद को छोड़ा है, और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये डिसीजन, ये फैसला निकल कर सामने आया है, तो ये जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ना मजबूरी माना जाए। हालांकि जो वजह निकलकर सामने आ रही है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते, क्योंकि बीमार भी चल रहे थे, इसके चलते ये फैसला लिया है। लेकिन ऐसे समय में, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बदलाव जो देखने को मिल रहा है, तो इसके क्या कुछ कारण माने जाए, क्या कुछ रणनीति मानी जाए, क्या राजनीति ही एक वजह है, इसके पीछे की खास वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक विराम जरूर इस बात से लगता नजर आ रहा है, जो कई अहम सवालों पर विराम लगा देता है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते शरद पवार ने ये फैसला लिया है। और इस बात का भी जिक्र कि अब जो नई पीढ़ी है वो पार्टी का नेतृत्व करे। लेकिन ये नेतृत्व नई पीढ़ी का क्या महाराष्ट्र की जो राजनीति, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो क्या इसे स्वीकार करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस फैसले से ये बात तो साफ होती नजर आ रही है कि शरद पवार के सक्रिय राजनीति से पीछे हटने से महाराष्ट्र की राजनीति एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। और ये पार्टी ये किस तरीके से इस फैसले को ले रही है या लेगी, ये आने वाले समय में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि आने वाले साल में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले विधानसभा चुनाव, और ऐसे में ये फैसला शरद पवार का तो मार्गदर्शन करते रहेंगे। और इस फैसले के बाद अजीत पवार का भी बयान सामने आया, तो भतीजे अजीत पवार के बगावत को लेकर भी कई अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। और ऐसे समय में शरद पवार का ये फैसला
तो कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि शरद पवार के इस फैसले से एनसीपी में एक बिखरन भी देखने को मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रभान जुड़े हुए हैं मुंबई से। चंद्रभान, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इसके पीछे की क्या कुछ वजह मानी जाए, शरद पवार के इस्तीफे की क्या कुछ वजह मानी जाए? स्पष्ट वजह यही है, अजीत पवार का जो बीजेपी की तरफ घुमाव हो रहा है, जो लगाव हो रहा है, ये शुरुआत से ही दिख रहा है। अजीत पवार जिस हिसाब से शरद पवार एक्टिवेट दिख रहे थे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अजीत पवार नहीं थे और उनका शुरुआत से ही रुझान बीजेपी की तरफ था। उन्होंने जब देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलके सत्ता स्थापना की थी, अभी भी अटकलें चल रही थी। इससे पहले भी हमने के न्यूज पे दिखाया था कि शरद पवार, अजीत पवार अपने सभी समर्थक के साथ बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं। ये इसी दिशा में देखा जा रहा है और शरद पवार नहीं चाहते कि पार्टी में फूट हो या कुछ किसी भी तरह का कोई अलगाव हो। बिल्कुल, तो क्या माना जाए, पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार ने ये फैसला लिया है, लेकिन इससे आने वाले समय में अगर देखा जाए तो एक बिखराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। पार्टी को बचाने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। शरद पवार जिस तरीके से आज अचानक आके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, वहां मौजूद कार्यकर्ता जो पहले से शरद पवार के नाम से जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ताओं को पता है कि महाराष्ट्र में शरद पवार एक इतना बड़ा नाम है कि उनके बिना पार्टी चलाना किसी के बस की बात नहीं है। कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। अजीत पवार ने वहीं एक कार्यकर्ताओं के हाथ से माइक छीन के उसे चुप कराया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि शरद पवार का कार्यकर्ताओं में कितनी अच्छी पैठ है। बिल्कुल, लेकिन इस फैसले को अगर देखा जाए, महाराष्ट्र की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो एनसीपी का एक मजबूत स्तंभ की तरह देखा गया है, मजबूती काफी एक पैठ रही है एनसीपी की। तो ऐसे में शरद पवार का ये फैसला और जो बयान निकलकर सामने आता है कि नई पीढ़ी इस पार्टी का नेतृत्व करे, क्या माना जाए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से रोहित पवार को विधायक और विधायक विधान परिषद का लेखा परीक्षण का अध्यक्ष बनाया गया, तभी से ही राष्ट्रवादी में 2 गुट तैयार हो गए थे। और आज अजीत पवार, शरद पवार ने जिस तरीका से अपने पद से इस्तीफा देने की बात की, भुजबल गुट, जयंत पाटिल गुट ये नहीं चाहते कि शरद पवार अपना इस्तीफा दे। वो तो चाहते हैं कि पार्टी में बने रहें और उनके ही नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है लड़ा जाए। बिल्कुल, साथ ही जो ये एक आने वाले समय में जो एक ये कयास कहा जाए या संभवतः ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है कि एक बिखराव की स्थिति हो सकती है शरद पवार के इस फैसले के बाद, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और पार्टी में एक देखा जाए तो विभाजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि शरद पवार एक इतना बड़ा चेहरा है लोकसभा में, क्योंकि सबको उनका नेतृत्व करने की इच्छा सब चाहते हैं कि शरद पवार करे। तीसरे जो घटक बने उस पर शरद पवार का सबसे मुख्य रोल रहेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये फैसले से कई सवाल तो खड़े होते ही हैं। अगर देखा जाए पार्टी को बचाने के लिहाज से ये शरद पवार का फैसला सामने आया है। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे हैं। पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं टिकैत। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ टिकैत पहुंचे। पहलवानों के धरने का समर्थन करने के लिए समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से लगातार जो पहलवान हैं, पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में जारी है, लेकिन अब ये धरना प्रदर्शन एक राजनीति रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसको लेकर
बयानबाजी हो रही है, जो राजनीतिक दल लगातार समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब टिकैत भी इसी लाइन में नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पहुंचे हैं और पहलवानों का समर्थन करते हुए नजर आए। तो लगातार जंतर मंतर में यौन शोषण के मामले को लेकर हालांकि ब्रजभूषण का पक्ष भी निकलकर सामने आया है, बयान भी निकलकर सामने आया है, लेकिन अब इस मामले को लेकर राजनीति चरम पर होती नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जैसे बजरंग पुनिया ने सभी पार्टियों का आह्वान किया था, तो उसमें राकेश टिकैत ने भी अपनी एंट्री कर दी है। और राकेश टिकैत का साफ साफ कहना है कि सरकार अगर पहलवानों को बेवकूफ बनाएगी, उनकी मांग नहीं सुनेगी, तो वो उनके समर्थन में भी अपने हजारों समर्थकों के साथ आकर बैठ जाएंगे और पहलवानों के लिए आवाज उठाने के लिए उनकी आवाज बुलंद करेंगे। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जंतर मंतर में एक लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का न्याय के इंसाफ को लेकर, लेकिन इस बीच जो ब्रजभूषण की बयानबाजी निकलकर सामने आती है कि इसमें राजनीति करने की एक कोशिश की जा रही है और हम इन आरोपों के साथ अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो और इस बीच किसान नेता आप राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं, पहलवानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ एक मोड़ नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बात अगर राकेश टिकैत की करें तो वो परसों उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो जंतर मंतर पहुंचेंगे और पहलवानों के साथ बातचीत करेंगे और कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचेंगे, लेकिन आज वो अभी इतनी संख्या में नहीं पहुंचे। लेकिन उन्होंने एक बयान दे दिया है कि वो अपने जितने भी किसान भाई है, उनके समर्थन को लेकर पहलवानों का साथ देंगे। वही बात अगर ब्रजभूषण की करें तो उनके बयान पिछले 2 दिन से अलग अलग आ रहे हैं। उन्होंने पहले तो ये बोला था कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर राजनीति हो रही है, उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात करें तो कल शाम को उनका एक नया बयान आया, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर प्रधानमंत्री मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता अगर मुझे इस्तीफा देने के लिए बोल देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब एक के बाद एक प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हुई थी, पहलवानों का समर्थन करती हुई नजर आई, जिसमें ब्रजभूषण का बयान निकलकर सामने आया था कि कांग्रेस की तरफ से राजनीति करने की एक कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मामले को लेकर इन आरोपों के साथ हम अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी नीति में राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम सामने आया। सिसोदिया के पीए ने बयान में राघव चड्ढा का नाम भी लिया है। एक और नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम भी जुड़ चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप भरत संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुलदीप, एक और नाम इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, जब ईडी ने चार्जशीट के अंदर राघव चड्ढा का नाम दर्ज कराया, जिसमें जो मनीष सिसोदिया के पीए थे सी अरविंद कुमार, जिन्होंने ईडी को बताया कि मनीष सिसोदिया का जो आवास था वहां पे एक बैठक हुई थी, जिसके अंदर पंजाब के एक्साइज कमिश्नर
FSCT के जो फाइनेंस है वो अधिकारी और आबकारी के कई अधिकारी जो मौजूद थे, और जो राघव चड्ढा भी साथ साथ मौजूद थे, जिसको लेकर पैसों के लेन देन की बात की गई थी, जिसपे एक गैर तरीके से कमीशन को लेकर कमीशन की बात की गई थी। इसी बयान के दर्ज पर ईडी ने आज सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट दर्ज कराई है, जिसपे राघव चड्ढा का नाम आया है। वहीं अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं के नाम इस चार्जशीट में जिनके नजर आ रहे हैं। वहीं जो ईडी है उनका भी कहना है कि अभी जांच दायरा और बढ़ेगा, क्योंकि कई और मंत्रियों के बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इस मामले को लेकर, सिसोदिया शराब नीति में कथित घोटाले में पहले से ही जेल में बंद नजर आ रहे हैं, और अब सांसद का नाम भी आना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। कुलदीप, देखिए, जब यूपी में भी निकाय चुनाव है, आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी वहां भी उतारे, और ऐसे में अब एक राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के सांसद का नाम आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका भी सीधा असर चुनावों पे होगा। जो आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात कर सत्ता में आई थी, वही एक करके इनके तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगकर पिछले कई महीनों से जेल के अंदर है। वही मनीष सिसोदिया को भी अभी तक जमानत नहीं मिली है, क्योंकि अभी उसके बाद वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर करेंगे, जहां उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। वहीं जब ये राघव चड्ढा का नाम आने के बाद अब ईडी इनको भी सम्मन जारी कर सकती है, पूछताछ के लिए इनको भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कमीशन का लेन देन हुआ वो ईडी के कहने पर किया गया है। जी बिल्कुल। साथ ही कुलदीप, अगर देखा जाए तो क्या ईडी के शिकंजे में क्या कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब चड्ढा का नाम सामने आया है, और हालांकि वो इन आरोपों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। क्योंकि यहाँ बताना चाहूंगा कि पिछले अगस्त के अंदर ये मामला दर्ज हुआ था। सीबीआई को जब एलजी ने सिफारिश करी तो उसका मुकदमा दर्ज किया, वही 5 दिन के बाद ईडी की एंट्री हो जाती है, और अब 6 महीने के बाद करीब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही, जेल के अंदर ही ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं जो दिनेश अरोड़ा थे और अरविंद कुमार का बयान आने के बाद कहीं ना कहीं ये जो राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से जो कमीशन जो गैर तरीके से कमीशन लिया गया है, उसका साफ तौर पे अरविंद का कहना है कि जो राघव चड्ढा जो फाइनेंस पंजाब के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने इस नीति को अरेंज कराया था, क्योंकि जो आबकारी नीति के अंदर एक बदलाव देखने को मिला था कि नई नीति लाएंगे तो लोग उससे फायदा होगा, लेकिन वहाँ सरकार को उसका रेवेन्यू का काफी करोड़ों रुपए घाटा हुआ, जिसको और सीधा तौर पर जो कंपनियों के मालिक थे उनको कई % मुनाफा कमाया गया, करोड़ों रुपए उन्होंने गबन कर लिए, और जिसके बाद एलजी की सिफारिश पे मामला दर्ज हुआ था। और अब बाकी जांच जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वही आम आदमी पार्टी के एक नेता और मंत्रियों के ऊपर ये गाज गिरती जा रही है, एक करके नए खुलासे हो रहे हैं, और कई नाम अभी और भी सामने बिल्कुल है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ईडी की कार्रवाई को लेकर, सीबीआई की कार्यशैली को लेकर। तो एक बार फिर से अब एक शिकंजा ईडी का यहाँ पर नजर आ रहा है, और राघव चड्ढा का भी नाम इसमें शामिल होता नजर आ रहा है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही केंद्र सरकार पे हमला बोलती आई है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, कुछ इससे पड़ता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगाई जाती है। क्योंकि वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहलवानों के समर्थन में राघव चड्ढा परसों सोचे थे, और आज उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर उनका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो जो केंद्र सरकार है वो सीबीआई और ईडीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, और जो प्रधानमंत्री मोदी है वो जो उनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डलवाने की पूरी साजिश रचते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब एक और नाम इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल हो गया है। राघव चड्ढा का नाम। सिसोदिया के घर में एक मीटिंग हुई थी, आपको बता दें, और मनीष सिसोदिया के जो पीए हैं सी अरविंद ने ईडी को साफ शब्दों में बताया है कि पूर्व डिप्टी सीएम के घर पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आप नेता राघव चड्ढा भी शामिल थे, मौजूद थे, और अरविंद के अनुसार सिसोदिया के घर पर ही ये बैठक रखी गई थी। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कटारा हत्याकांड में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में नियमित पैरोल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाल यादव की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में नियमित पैरोल की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है।
तो आपको बता दें, हालांकि ये याचिका नियमित पैरोल वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है, यानी कि सुनवाई टलती हुई नजर आ रही है। तो नीतीश कटारा हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में नियमित पैरोल की मांग वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। तो विशाल यादव की याचिका को खारिज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? कुलदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? नियमित पैरोल की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है इस संबंध में? तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, जो कि अब खारिज हो गई है। बढ़ते हैं आगे। देवबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ने देवबंद का दौरा किया है। मतपेटी स्थल और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में ये चुनाव कराए जाएंगे। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे। चुनाव प्रचार का देवबंद में आज अंतिम दिन है। तो चुनाव प्रचार का आज से अंतिम दिन। अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ने बैठक भी की। 4 मई को होने वाले चुनाव को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कैमरे की सतर्कता, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच निर्वाचन आयोग से पूरी व्यवस्था का निष्पक्ष पारदर्शी इलेक्शन हो, इसकी निरीक्षण करने का दायित्व है। तो इसी क्रम में बूथ, स्ट्रांग रूम, रिसीविंग, डिस्पैच सब सेंटरों का यथायोग निरीक्षण किया जा रहा है और कैसे प्रभावी ढंग से निष्पक्ष इलेक्शन हो, शांतिपूर्वक हो, उसके लिए हम लोग स्थानीय प्रशासन से बात कर रहे हैं। पंखाजुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगों की दबंगई सामने आई है। नक्सल पीड़ित महिला को जबरन भागने का फरमान सुना दिया गया। महिला का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। बंद और गांव से भागने का भी फरमान सुना दिया गया। महिला के पति को नक्सली ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी गई। 2 बच्ची समेत 2 दिनों से अपने घर पर वो पूरे परिवार के साथ कैद है। तो गांव में कोई मदद करने को तैयार नहीं। अर्थदंड का भी फरमान सुनाया गया। कांकेर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बांदे थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला को उसके परिवार के साथ दबंगों ने नजरबंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया। अभी ये महिला न्याय की गुहार लगा रही है। तो इसके पति को आपको बता दें, नक्सल पीड़ित महिला को जबरन भागने का भी फरमान सुनाया गया है। इसके पति को नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया।
और एक और फरमान सुनाया गया, अगर गांव में किसी भी शख्स ने इस परिवार की मदद की तो उससे 2000 रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत मंडल जुड़े हुए हैं, संवाददाता। सुजीत, क्या जानकारी है इस मामले में? जी, इस मामले में जानकारी ये है कि अभी जो है पुलिस रवाना कर दिया है टीवी नंबर 5 के लिए इस मामले को लेके, जो कि पीड़ित महिला और उनके बच्चे थाने पे बांदे थाने पे इस मामले को बताया गया था, मतलब शिकायत दर्ज किया गया था। और वहाँ का जो टीआई है इस मामले को लेके अपने टीम लेके 105 नंबर के लिए रवाना कर दिया है। जी सुजीत, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ नजर आ रही है? क्योंकि इस महिला को नजरबंद कर दिया गया है। अगर गांव में किसी भी व्यक्ति ने इस परिवार की मदद की तो उस पर अर्थदंड भी 2000 का लगाया गया है। जी, आपको बता दूं, निश्चित तौर पे मामला क्या हुआ है कि यहाँ पे गांव के जो दबंग है, दबंगों के द्वारा गांव में मीटिंग लिया गया और मीटिंग करके यहाँ पे गांव में सभी लोगों को बताया गया कि कोई भी अगर इस परिवार को मदद करता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे राशन पानी भी बंद किया गया है और अगर किसी को अगर कोई भी मदद करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा गाँव में मीटिंग के दौरान बताया गया है। और जो महिला है और दोनों बच्ची के साथ डरे सहमे हुए हैं, उसके बाद महिला ने कलेक्टर को यहाँ पे लिखित जानकारी दी है और मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जो है कि मौके पे पहुंची है वहाँ पे और पहुंच के जो पीड़िता को थाने में लेकर आई है और अभी शिकायत दर्ज करा रही है। उसके बाद अभी पुलिस एक्शन मोड में है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसको जो यहाँ के एसपी है सलभ कुमार सिन्हा, उन्होंने भी संज्ञान में लिया है। अभी लेकर तत्काल जो है कि उसके जो आरोपी है, इसके जो भी आरोपी इसमें लिप्त है उनको गिरफ्तारी भी की जाएगी, जिसके लिए अभी बैठक भी बुलाया जा रहा है। जी शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल इसके बाद इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से मिल रही है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीएम मनोहर लाल ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन शुरुआत धुराला, ज्योतिसर, अभिमन्युपुर में जनसंवाद कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी गईं, जन समस्याएं सुनी। कलाकृति भवन के भारत मुनि सभागार में कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे मनोहर लाल और इस बीच भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ जनसंवाद किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत की पूजा अर्चना के साथ धुराला, ज्योतिसर, अभिमन्युपुर में भी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे से
निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेंगे। लखनऊ नगर निगम में मेयर के लिए 13 और 110 पार्षद के लिए 808 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 10 नगर पंचायतों में चेयरमैन के लिए 71, 129 वार्ड मेंबर के लिए 699 प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। 3 मई को स्मृति उपवन मैदान से पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो 4 मई से मतदान की शुरुआत, पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। इसके बाद 11 मई को दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा और 13 मई को रिजल्ट सामने आएंगे। इसको लेकर आज शाम से ही चुनाव का प्रचार थम जाएगा। बढ़ते आगे, गंगा घाट नगर पालिका में निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी कौमुदी पांडे के पति संदीप पांडे ने रविवार को राजधानी मार्ग शुक्लागंज में जुलूस निकाला और बातचीत के दौरान संदीप पांडे ने बताया कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरे हैं। नगर में विकास के नाम पर केवल लोगों को छला गया है। विगत 5 वर्षों में उन्होंने नगर की तमाम समस्याओं को उजागर करने के साथ ही लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया है। नगर पालिका गंगा घाट में विगत 5 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है। नगर की पूरी जनता उनके साथ है। कौमुदी पांडे ने जनसंपर्क कर सैनिक चुनाव चिन्ह पर वोट डालने की लोगों से अपील की। इस दौरान नगर के लोगों ने भी कौमुदी पांडे को भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। नगर पालिका गंगा घाट से अध्यक्ष पद प्रत्याशी कौमुदी पांडे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनके पति संदीप पांडे जो सैनिक चुनाव चिन्ह लेकर इस समय सड़क पे उतरे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सिर्फ एक मुद्दा है इस बार नगर पालिका चुनाव में, वो है भ्रष्टाचार। ये एक सामान्य व्यक्ति को जिस तरह से प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का लगातार सहयोग मिलता चला जा रहा है, जिस तरह का जनसैलाब हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जनता का आक्रोश है, जो कि पिछले 5 वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण। बिल्कुल ठीक, जैसा कि आपने देखा तो संदीप पांडे का पूरा जुलूस निकल रहा है और कहीं ना कहीं उनको जनता का समर्थन भी मिल रहा है। रीजन मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, शुक्लागंज। बढ़ते आगे, जगदलपुर से बड़ी खबर। अधेड़ की फंदे से लटकती मिली लाश, सड़ी गली अवस्था में लाश देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। 2 सप्ताह से अधिक और पुरानी होने की आशंका जताई जा रही है। ग्राम पंचायत आसना के जंगल में ये हादसा हुआ है।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, तिहाड़ जेल के अंदर गैंग वॉर में हत्या। तो तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की निर्मम हत्या कर दी गई। योगेश टुंडा ने टिल्लू पर हमला किया था। डीडीयू अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत। तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू की हत्या कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं, संवाददाता। कुलदीप, क्या अपडेट है? और सवाल ये भी उठता है कि आखिर जेल के अंदर इस तरीके से गैंगवॉर तरीके से हत्या कर दी जाती है। देखिए, अगर पिछले 19 दिन की बात करूं तो 2 गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है। अभी पिछले दिन पहले ये क्रिस टिल्लू नाम के गैंगस्टर की हत्या करी थी और आज टिल्लू ताजपुरिया की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, वहीं सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल की सुरक्षा पे बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल सुरक्षा के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है, जहां तमाम बड़े मिनिस्टरी कैद है, बड़े बड़े कैदी भी गैंगस्टर और माफिया तिहाड़ जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। ऐसे में जब आम आदमी जो एक कैदी भी हो जो तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ सड़कों पर कैसे सुरक्षित रह सकता है। और वहीं अगर अभी जो जानकारी मिली, जो टिल्लू ताजपुरिया है उसका शव पोस्टमार्टम मोर्चरी के अंदर पोस्टमार्टम एक डॉक्टर की पैनल की टीम है जो आला अधिकारी है, उनकी निगरानी के अंदर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद उसके बॉडी को, शरीर को उसके घर वालों को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद उसके पैतृक गांव ताजपुर के अंदर उसको वहां जलाया जाएगा, जो कुछ ही देर के अंदर यहाँ से बॉडी को उनके परिवार वाले लेके निकलेंगे। जी साथ ही कुलदीप, इस पूरे मामले में जिस तरीके से गोगी गैंग के सदस्य हमलावर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने टिल्लू के ऊपर इस तरीके से गैंग वॉर किया, तो इसमें क्या कुछ, क्योंकि तस्वीरें वहां पर कैद हो गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की नजर आ रही थी और क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है, कितनी गंभीरता इस मामले को लेकर देखी जा रही है? तो देखिए, जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं इनको हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्ड के अंदर रखा जाता है। उनके वार्ड के अंदर भी कैमरे होते हैं। तमिलनाडु की जो पुलिस होती है वो भी यहाँ पे होती है, वहीं वार्डन वहाँ पे होते हैं, लेकिन सुबह वक्त 6 बजे का जब इनकी काउंटिंग होती है उसके बाद इनको बाहर छोड़ा जाता है। वही वो मौका देखकर इसको अकेला पाकर चारों के चारों अपराधी जो बगल की जेल के अंदर ही सजा काटते थे, जिन्होंने ग्रिल काटी और चादर के सहारे लटक कर दूसरी जेल में कूदे और ताबड़तोड़ उसी सरिये से 40 से 50 वार कर दिए। उससे पहले कुछ समझ पाता वो वहां पे उसकी मौत हो चुकी थी। और वही जो इस गैंग गोगी गैंग का बदला इसको बताया जा रहा है कि पिछले साल केवट के अंदर टिल्लू ताजपुरिया का नाम आया था जो मुख्य आरोपी था। और वही इसमें एक मेन बात भी सामने आई है कि जो अभी अतीक अशरफ के अंदर हत्याकांड हुआ था, जिन लोगों ने जिगाना पिस्टल मुहैया कराई थी उन शूटर्स को, वो गोगी गैंग के व्यक्ति थे, गोगी गैंग के गुर्गे थे, और ये उसी गैंग के लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, टिल्लू की हत्या का अतीक कनेक्शन भी कुलदीप यहाँ पर सामने आ रहा है, और गोगी गैंग ने जिस तरीके से हमला किया टिल्लू पर, तो क्या मंशा रही, क्या वजह रही इस हमले की? देखिए, पिछले साल रोहिणी कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर चैम्बर के अंदर 2 शूटरों ने गोगी को जब वहां पे पेशी के लिए लाया गया था, जैसे गोगी का नाम बोला, गोगी ने हाथ खड़ा किया, ताबड़तोड़ शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जो आरोप था वो टिल्लू ताजपुरिया पे लगा था, जिसकी जिम्मेवारी जो दोनों शूटर्स ने थे वो टिल्लू ताजपुरिया के। जब से ही गोगी गैंग से जो प्रतिद्वंदी गैंग है जो अपने गैंग का सरगना का बदला लेना चाहते थे, और गोगी गैंग की कमान फिलहाल दीपक बॉक्सर संभाल रहा था, जिसको मैक्सिको से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो रोहित मोई है, जिसके बाद इसकी कमान संभाली, रोहित मोई के आदेश के बाद कल शूटरों ने जो जेल के अंदर सजा काटे थे उसके गुर्गे में मौका देखकर तो काफी दिनों से वो तलाश के थे जब फिर अकेला मिलकर उसको हमला करके उसको मौत के घाट उतारना है। वही जो अभी बिहार प्रशासन है जेल का, वो तमाम गोगी गैंग के जितने भी गुर्गे उनको डिटेन किया जा रहा है, सभी से पूछताछ करी जा रही है कि ये लोहे की सलाख काटने के लिए राजी के ब्लेड की जरूरत पड़ती है, ब्लेड कहाँ से आया, कई तरह की चीजें हैं। कब से, क्योंकि एक सलाख काटने में कोई एक रात में तो सलाखें नहीं काटी जा सकती, क्योंकि काफी टाइम से सलाखें काटने होंगे, और उसी सलाख का इन्होंने आगे नुकीला को बनाकर उसी सलाखे को 40 से 50 उसके वार किए। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा है कि तिहाड़ जेल, जहां पर
हर तरीके के बड़े अपराधियों को रखा जाता है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ जाता है कि आखिर इस तरीके से गैंग वॉर, टिल्लू पर जिस तरीके से हमला किया जाता है, 3 जो हमलावर हैं उनकी तस्वीरें वहां पर कैद हो जाती हैं। हालांकि पूछताछ और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे, महासमुंद जिले के थाना साकरा अंतर्गत ग्राम लोहरा कोट में अवैध रूप से शासकीय जमीन पर कब्जाधारियों की झोपड़ी की आगजनी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। ग्रामीणों ने लगभग 250 महिला पुरुष की जनसंख्या में गलत मामले को लेकर थाना में उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के निर्दोष 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, जिनके ग्रामीण बहुत ही इस बात को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। गांव में तनाव का माहौल भी देखा जा रहा है, जबकि आगजनी घटना में गवाही देने वाले गांव के व्यक्ति ही संलिप्त बताए जा रहे हैं। उक्त मामले में थाना प्रभारी से निष्पक्ष जांच की कार्रवाई करने की मांग की गई है। हम लोग, हमारे गांव में अतिक्रमण हो रहा है रोड किनारे। उस जमीन में अतिक्रमण हटाया गया था शासन प्रशासन द्वारा, उसमें फिर से कब्जा हुआ। जहां हम लोग देखने जा रहे थे कि वहां कब्जा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो लोग वहां पहले से उपस्थित थे अपने मकान में, झोपड़ी में, मकान तो नहीं है झोपड़ी है, वो झोपड़ी में आग जला लगाए और हमारे ऊपर केस किए हैं 2 जने गवाही लेकर। तो उनका जो रिपोर्ट है मतलब वो फर्जी है, ऐसा कहना है आपने? हाँ, उनका जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। तो क्या चाहते हो आप लोग? फर्जी रिपोर्ट करने वाले के ऊपर में कार्रवाई हो और हमारे जो जमीन अतिक्रमण हुआ है वहाँ हम लोग पिछले अभी सत्र में धान खरीदी केंद्र खुला है, वहाँ उपार्जन धान, हाँ, वो वहाँ पे रेगुलर संचालित हो और जो जगह है वहाँ पे अतिक्रमण ना हो। जो एफआईआर दर्ज कर रही है 4 जन के नाम में, ओकर से हमला छुटकारा चाहिए। शासन प्रशासन के जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन है कोई 1 जन 2 जन 4 जन 5 जन के प्रति आरोप लगा थे बार तेला हमला छुटकारा दी। अब वो बात का चाहते हो आप? मन के मांग का ही हमन के मांग हर 2 जन हाल मतलब आरोपी हमला सिद्ध करे ना, हमन के गिरफ्तारी चाहत हन। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 1 दिवसीय कांकेर दौरे पर हैं। साहू समाज के जिला स्तरीय माकर्मा महोत्सव में साहू समाज के हजारों लोगों की मौजूदगी में समाज के पदाधिकारियों सहित कांकेर विधानसभा के 3 विधायक सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि कांकेर जिला मुख्यालय की मिला भाठा मैदान टिकरापारा में साहू समाज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में मीडिया को बताया कि छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरी के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 58% आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया रोक लगा दी गई थी, जिसे आज उच्चतम न्यायालय ने रोक हटा ली है। वहीं अब विभिन्न शासकीय नौकरी में भर्ती अब प्रारंभ कर दी जाएगी। मई दिवस में सभी श्रमिक भाइयों को बहुत बहुत बधाई। कांकेर में कर्मा जयंती आयोजन जिला स्तर का और भवन का लोकार्पण, उसकी भी बधाई और शुभकामना। अनंत कुमार साया जी कांग्रेस प्रवेश किए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने कांग्रेस भवन राजीव भवन में रायपुर में हम लोगों ने किया और निश्चित रूप से उसके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने जो आदेश आरक्षण का बिल खारिज किया था उसे रोक लगाई है, उससे निश्चित रूप से हम लोग जो चाहते थे कि अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% मिले। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भारतीय सेना में 30 वर्ष तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने ग्राम लौटे सैनिक का नारायणपुर में जुलूस निकालकर भव्य स्वागत किया गया। नारायणपुर निवासी सूबेदार शैलेंद्र कुमार चंदेल आज 2 मई को अपनी 30 वर्ष की भारतीय सेना की सेवा पूरी कर गृह ग्राम वापस लौटे। रिटायर्ड शैलेंद्र कुमार चंदेल का स्वागत तिलक आरती उतारकर और पुष्प माला पहनाकर किया गया। पूर्व सैनिक ने कहा कि मैं अपने जिले के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि सेना में भर्ती के लिए आगे आएं और देश सेवा करें। वहीं पूर्व सैनिक परिषद के सैनिक ने कहा कि आज सेवा समाप्त कर घर लौटे जवान का जिलेवासियों के साथ मिलकर स्वागत किया गया। जगदीश मंदिर पर उनकी भव्य आगवानी की गई। देशभक्ति गीतों के साथ डीजे की धुन पर शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस उनके निवास तक पहुंचा।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।